क्रांतिक अवमंदन की स्थिति थी P प्लस क्यू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस आर टी, और ये किसकी स्थिति थी? तो ये हमारे x विस्थापन की स्थिति थी। तो ये विस्थापन था और ये क्या था? समय t। तो विस्थापन समय वक्र हमने देखा था कि प्रारंभ में क्या हो रहा है, तो प्रारंभ में ये प्रभावी नहीं रहता है, प्रभावी कौन रहता है? क्यू टी, ठीक है ना। तो प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो मान कितना है? p, इतना p रहा। उसके बाद में क्या होगा? इसमें वृद्धि होगी, तो इसके हिसाब से थोड़ी देर वृद्धि होती है और फिर क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल डीके अपने को प्राप्त होता है। तो ये कौन सी अवमंदन की स्थिति थी? क्रांतिक अवमंदन की स्थिति थी, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं तीसरी कंडीशन के थर्ड, वो है अति अवमंदन की स्थिति। अति अवमंदन, अति अवमंदन केस थर्ड, अति अवमंदन की स्थिति। और अति अवमंदन की स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में आर का मान होता है वो ओमेगा नोट से अधिक होता है। यानी मैं कहता हूँ कि ये जो स्थिति रहेगी भाई, इसके लिए आर इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट होता है। यानी अति अवमंदन होगा तो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नोट। और अगर ये स्थिति रहती है तो फिर हम क्या मानना है अपने को? क्योंकि पहले हमने ये मूल मान हमारे पास ये था आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। तो पहले वाले केस में तो हम क्या ले रहे थे? -1 कॉमन ले रहे थे, यानी ओमेगा नोट स्क्वायर ग्रेटर देन था न्यून अवमंदन। तो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हमने ओमेगा स्क्वायर माना था, ठीक है। अब तो स्थिति अलग है, यहाँ पर तो आर ग्रेटर देन है, इसलिए माइनस लेने की बार आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हम इसको मानते हैं, इसको मैंने क्या मान लिया? गामा स्क्वायर, ठीक है ना। गामा स्क्वायर किसका मान है? आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर का मान है, ठीक है ना। तो गामा स्क्वायर इसका मान या रूट है, तो इस प्रकार से भी मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये मान अपने पास हो जाएगा। तो किस प्रकार से फिर हम डिफाइन कर सकते हैं? तो x की जो वैल्यू होगी, तो x बराबर ई टू दी पावर माइनस आर टी, ये तो अपने पास रहता ही है। और इसके साथ में a ई टू दी पावर गामा टी, ई टू दी पावर गामा टी प्लस b ई टू दी पावर माइनस गामा टी। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करते हैं, a ई टू दी पावर गामा टी प्लस b ई टू दी पावर माइनस गामा टी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? इसको कोसाइन और कोसाइन के टर्म में लिखना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसको लिए काम करते हैं, ई टू दी पावर माइनस आर टी, ये मैंने कह दिया a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी। और इसको किससे गुणा कर दिया? ई टू दी पावर गामा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई 2, इससे गुणा कर दिया। और जो दूसरा पद है इसको किससे गुणा कर दिया? a माइनस बी सी प्लस का a माइनस बी और गुणा ई टू दी पावर गामा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई 2। इस प्रकार से मैंने इसको गुणा कर दिया। अब देखो, आप कहेंगे कैसे लिख दिया ये मान? तो मैंने क्या किया? इस पद को इस फॉर्म में लिखा है। अब देखो, a के गुणांक में ई टू दी पावर गामा टी बाई 2 और ई टू दी पावर गामा टी बाई 2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है? 1। तो ई टू दी पावर गामा टी, ये ई टू दी पावर गामा टी आ गया। b का गुणांक देखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई 2 और माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस गामा टी बाई 2, तो 1/2 1, यानी ई टू दी पावर माइनस गामा टी, ठीक है। तो a ई टू दी पावर गामा टी प्लस b ई टू दी पावर माइनस गामा टी, इसका भी विस्तार करोगे तो यही मान प्राप्त होता है। यानी इसको इस फॉर्म में लिख लिया। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपने पास में जो फंक्शन है ये साइन हाइपरबोलिक का फंक्शन है, और ये वाला जो फंक्शन है ये किसका मान है? कोस हाइपरबोलिक का मान है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ई टू दी पावर माइनस आर टी ए प्लस बी गुणा में क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस ए माइनस बी इंटू कोस हाइपरबोलिक गामा टी, ठीक है। ये हमने साइन और कोसाइन के रूप में इसका मान है वो लिख लिया। ये भाई
ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये कोस हाइपरबोलिक का मान है और ये वाला जो मान है ये किसका है, साइन हाइपरबोलिक का है। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक गामा टी। अब यहाँ पर मान तो मैंने लिख दिए, अब इसको और सॉल्व करें, तो इसको और सॉल्व करने के लिए a प्लस बी और a माइनस बी इनके मानों को भी हम मान सकते हैं, यानी यहाँ पर ये वाला मान और यहाँ पर ये वाला मान। जैसे न्यून अवमंदन के लिए हमने मान माने थे वैसे ही इनके लिए क्या मान मानेंगे, तो एक a प्लस बी है, इसको मैंने क्या मान लिया, a प्लस बी बराबर एक्स नोट साइन हाइपरबोलिक गामा 5 साइन हाइपरबोलिक 5 और a माइनस बी है, इसको मैंने क्या मान लिया, माइनस का नहीं एक्स नोट कोस हाइपरबोलिक 5। इस प्रकार से ये कांस्टेंट राशियां हैं वो मैंने इसके मान लिए, साइन हाइपरबोलिक 5 और कोस हाइपरबोलिक 5। मान पुटअप कर दीजिए, एक्स नोट इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा, एक्स नोट ई टू द पावर माइनस आर टी। यहाँ पर मान कितना रह जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 5 इंटू कोस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस कोस हाइपरबोलिक 5 इंटू साइन हाइपरबोलिक गामा टी। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं और विस्तार करेंगे, एक्स नोट ई टू द पावर माइनस आर टी। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये हमारे पास किसका मान हो गया, साइन ए प्लस बी का मान हो गया। हाइपरबोलिक है तो इसमें भी क्या होगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा, यानी साइन हाइपरबोलिक 5 प्लस या गामा टी प्लस 5, गामा टी प्लस 5। इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, x बराबर एक्स नोट ई टू द पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस 5। ठीक है, और ये समीकरण है, ये हमारे को क्या व्यक्त करता है कि दोलक का आयाम है वो चरघातांकी रूप से कम होता है, क्योंकि गामा टी बाई 5 ये गामा टी प्लस 5 टी बराबर 0 में कहता हूँ, तो साइन हाइपरबोलिक 5 तो कांस्टेंट है और इधर क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस आर टी, यानी एक्सपोनेंशियल डीके होता है। यानी ग्राफ अगर मैं खींचूँ इसका तो कैसा मुझे मिलेगा, इस प्रकार से ये मान है वो प्राप्त होगा। ये x अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, एक्स नोट, तो x और t के मध्य ये ग्राफ है वो अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा है, अति अवमंदन की स्थिति के बारे में। तो 3 स्थितियां हमने व्यक्त की है इसके लिए, क्रांतिक न्यून अवमंदन, अति क्रांतिक अवमंदन और अति अवमंदन। न्यून अवमंदन है उसके लिए क्या हमने माना था, r इज लेस देन ओमेगा नोट, ये कौन सा था, न्यून के लिए। क्रांतिक जब रहता है तो क्रांतिक में हम क्या मानते हैं, r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नोट। ठीक है, और न्यून क्रांतिक और अति अवमंदन, और अति अवमंदन की स्थिति में क्या मानते हैं, r इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या है वो कर सकते हैं। तो ये सारा आपके क्या कहलाता है, ये जो सारा पार्ट है क्रांतिक अवमंदन, न्यून अवमंदन और अति अवमंदन। अति किसकी है, किसकी स्थितियाँ हैं आपके, अवमंदित दोलक के 3 केसेज हैं, जिनमें से एग्जाम में 1 केस पूछा जाता है या 2 केस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि लगभग 3 क्लास हम अवमंदित दोलक के लिए पूरी की पूरी दे चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इससे आगे। अब हम पढ़ेंगे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का वेग। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक का वेग और इसकी गतिज ऊर्जा, इन सब के बारे में व्याख्या करते हैं।
वेग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, dx बाई dt, यानी विस्थापन अगर ज्ञात हो तो वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये कैसे सामान्यतः हम किसके लिए लेकर चलते हैं, तो जो न्यून अवमंदन है उसकी कंडीशन को ही हम आगे इसमें बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी न्यून अवमंदित स्थिति में, तो हम कह सकते हैं कि न्यून अवमंदन की स्थिति में दोलक का वेग, न्यून अवमंदन विस्थापन x बराबर क्या होता है, तो x का जो विस्थापन होता है आपका x नॉट e टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन, इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, दिया क्या गया है विस्थापन, और हेडिंग क्या डाली है अपन ने, वेग की हेडिंग डाली है। तो वेग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो विस्थापन x का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, तो dx बाई dt ये क्या कहलाता है आपका वेग v, और मान कितना हो जाएगा, तो x नॉट कांस्टेंट है, एक बार इसका अवकलन एक बार इसका, ये कांस्टेंट, फिर इसका अवकलन दूसरे का अवकलन, तो पहले वाला कांस्टेंट, x नॉट है वो दोनों में कांस्टेंट है। e टू द पावर माइनस आर टी का अवकलन करेंगे तो माइनस का r इंटू माइनस का r इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन, ठीक है, प्लस दूसरी बार क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट x नोट ई टू द पावर माइनस आर टी, साइन का क्या होता है कोसाइन, तो कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन, और गुणा में क्या हो जाएगा ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा, तो ये मैंने ओमेगा से इसको गुणा कर दिया। कॉमन क्या आ रहा है देखो x नोट ई टू द पावर माइनस आर टी, ये तो दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ठीक है। शेष क्या रह गया, इसमें क्या बचेगा ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस साई, ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस साई, और माइनस का क्योंकि इसमें माइनस आ गया तो माइनस का आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस साइन। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास में, इसका वेग v और वेग का मान x नोट ई टू द पावर माइनस आर टी कोस ओमेगा टी प्लस साई माइनस का r साइन ओमेगा टी प्लस साई, ठीक है। ये हमने किसका ज्ञात कर लिया, इसका वेग का मान है वो ज्ञात कर लिया। अब हमें दोलक की माध्य ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करना है, और माध्य ऊर्जा क्या होती है, तो कुल ऊर्जा हम कह सकते हैं माध्य ऊर्जा के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोलक की स्थितिज ऊर्जा, ये वाला किसका मान आ गया अवमंदित दोलक का वेग v, ये वाला किसका मान व्यक्त कर रहा है, वेग का मान व्यक्त कर रहा है, और ये किसका मान कर रहा है, इसके विस्थापन का मान व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। अब हेडिंग अगली जो है अवमंदित दोलक की कुल माध्य ऊर्जा, और माध्य ऊर्जा किस किस का योग होगा, तो ऊर्जा की कौन कौन सी होती है, तो ऊर्जा दो प्रकार की, एक स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा पहले ज्ञात कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, किसकी स्थितिज ऊर्जा भी लिखने की आवश्यकता है क्या, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, बार बार हम बात कर रहे हैं अवमंदित दोलक की, तो ऊर्जा भी होगी वो भी किसकी होगी अवमंदित दोलक की। तो अवमंदित दोलक की स्थितिज ऊर्जा होगी, उसका मान क्या हो जाएगा, तो u बराबर में कह सकता हूँ 1/2 के एक्स स्क्वायर, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर, एक्स की देखो वैल्यू है क्या हमारे पास, बिल्कुल है, u बराबर 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होता है एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2RT इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन, ठीक है।
ये हमारे पास में किसका मान आ गया, इसके स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। माध्य ज्ञात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। माध्य जब ज्ञात करेंगे तो देखो कांस्टेंट है उसको तो बाहर ले लो। पहले क्या किया है भाई मैंने 1/2 के तो कांस्टेंट है x स्क्वायर यानी समीकरण आपकी जो यहाँ पर 1 है इसका मैंने क्या किया है, वर्ग किया है, ठीक है ना। तो वर्ग किया तो इसका स्क्वायर -2RT साइन स्क्वायर ये पद आ गया। माध्य लेंगे तो ये सारा पद तो क्या है, इतना तो कांस्टेंट है 1/2 के x0 स्क्वायर e⁻²RT और ये साइन स्क्वायर ये इसका क्या आ जाएगा, माध्य साइन स्क्वायर ω t प्लस साइन, ठीक है। इसका लेना है माध्य और इसका माध्य क्या होता है 1/2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों का ही माध्य होता है आपका 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 तो कितना हो गया 1/4 के x0 स्क्वायर e⁻²RT, ठीक है, के x0 स्क्वायर। और देखो एक वैल्यू हमने लिखी थी इसमें ω0 स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी थी, तो ω0 स्क्वायर की वैल्यू लिखी थी हमने k/m, शुरुआत में लिखी थी फर्स्ट इस अवमंदी दोलक की पहली क्लास में, यानी 2 क्लास पहले। तो ω0 स्क्वायर बराबर क्या होता है k/m। यहाँ पर क्या वैल्यू है k यही तो है ना k वाला, तो यही k है तो k स्प्रिंग नियतांक k बराबर क्या हो गया m ω0 स्क्वायर। ये वैल्यू कहाँ रख सकते हैं हम, यहाँ पर रख सकते हैं। तो मान कितना आ जाएगा k m0 स्क्वायर 1/4 k की जगह क्या आ जाएगा m ω0 स्क्वायर इंटू x0 स्क्वायर e⁻²RT। ये हमारे पास में मान है वो इसका आ जाएगा 1/4 m ω0 स्क्वायर x0 स्क्वायर e⁻²RT। किसका मान है ये, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास में किसका मान है, इसकी माध्य ऊर्जा का मान है, ठीक है। ये तो इसका मान हो गया। अब हम दूसरा मान किसका ज्ञात करेंगे, तो दूसरा मान हम ज्ञात करेंगे अवमंदी दोलक की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करेंगे। गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, तो देखो वेग है ही, गतिज ऊर्जा तो हमें पता है क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर ही होती है ना, यही तो होती है ना भाई। तो निकाल लो मान, गतिज ऊर्जा और कितना मान हो जाएगा, ये u है तो वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ke = ½ mv स्क्वायर, ठीक है, ½ mv स्क्वायर। v ये रहा मान है, मान रख दीजिए 1/2 mv स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर कितना हो जाएगा x0 स्क्वायर e⁻²RT इंटू ओमेगा कोस ω t प्लस साइन माइनस का r साइन ω t प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दीजिए कितना वैल्यू आएगा इसका, स्क्वायर जब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका गतिज ऊर्जा का। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, विस्तार करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, करके लिख देते हैं विस्तार 1/2 m x0 स्क्वायर e⁻²RT गुणा में क्या होगा a स्क्वायर यानी पहले वाले पद का स्क्वायर, तो कितना मान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ω t प्लस साइन प्लस का r स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t प्लस साइन, ठीक है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t प्लस साइन माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab मतलब 2
आर ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस साइन इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन। ठीक है, साइन ए कोस बी, तो 2 साइन ए कोस बी किसका होता है, साइन 2a का मान होता है। तो ये मान कितना हो जाएगा इसका, सॉल्व कर लेंगे इसको। कितना मान रह जाएगा, 1/2 एम एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का 2RT, और यहाँ पर मान कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन माइनस का 2 साइन ए कोस पी, तो साइन 2a हो जाता है इसका मान। तो कितना मान हो गया, आर ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन। ठीक है, ये वाला मान हमारे पास में आ गया। अब देखो हम इसका क्या लेंगे, माध्य लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, माध्य ऊर्जा चाहिए कुल। तो काइनेटिक एनर्जी का माध्य क्या होगा, तो माध्य ज्ञात जब भी हम करेंगे तो ये तो कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगी। 1/2 एम एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का 2RT, पहले वाले पद का माध्य, तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, माध्य कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन, पहला पद हो गया, प्लस का आर स्क्वायर माध्य है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन, ये दूसरे का माध्य है, माइनस का आर ओमेगा माध्य हो जाएगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस साइन। ठीक है, अब देखो साइन 2 ओमेगा टी प्लस साइन, तो साइन थीटा का हमेशा माध्य क्या होता है, 0, तो ये पद तो 0। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1/2, तो ये माध्य कितना आ जाएगा, 1/2 एम एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2RT इंटू 1/2 ओमेगा स्क्वायर 1/2 इसका मान, ओमेगा स्क्वायर इसका मान, प्लस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, और उधर वाले क्या हो गया, 0। ठीक है, तो 1/2 भी इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये मान कितना रह जाएगा आपका, 1/4। ठीक है, तो अब ये मान कितना हमारे पास रह जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 एम एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2RT, अंदर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपने पहले क्या मान रखा था, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या माना था, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये मान माना था। तो इसका पक्षांतरण कर दो, तो ओमेगा नोट स्क्वायर बराबर कितना मान आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर ओमेगा नोट स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 एम एक्स नोट स्क्वायर एम एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2RT इंटू ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 मेरे को किसका मान देती है, स्थितिज ऊर्जा का माध्य, और समीकरण नंबर 4 मेरे को किसका मान देती है, गतिज ऊर्जा का माध्य। 1/4 ठीक है के, देखो ये रहा 1/4 एम ओमेगा नोट स्क्वायर 1/4 एम ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2RT, यानी दोनों ही क्या है, सेम है। तो कुल माध्य क्या करना है, तो कुल माध्य के लिए क्या करेंगे हम, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये समीकरण 3 और 4, तो समीकरण 3 और 4 से ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पहले आपका विस्थापन ज्ञात किया न्यूनमंदी दोलक का, फिर न्यूनमंदी दोलक का वेग ज्ञात किया। ठीक है ना, यानी न्यून अवमंदन के लिए कार्य करेंगे जब नहीं दिया हुआ होता है कुछ भी, तो और दोनों का मान ज्ञात कर लिया इस विस्थापन और वेग का, तो फिर एक के बाद में 1/2 kx स्क्वायर और एक होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो x और v के मान रख दिए और मान पुट करने से आपके पास में ये इस प्रकार रिजल्ट है वो आता है। ठीक है,
तो ये दोनों मान आ गए। अब हम क्या कहते हैं, कुल ऊर्जा, क्योंकि हमें तो ज्ञात क्या करनी है, कुल माध्य ऊर्जा का मान ज्ञात करना है ना। तो कुल माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः कुल माध्य ऊर्जा, तो कुल माध्य ऊर्जा ई टोटल, और वो भी क्या है, माध्य है, और माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, और दोनों का मान आप रख दीजिए, योग कर दीजिए। तो 1/4 m ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर, देखो दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ से दोनों में वैल्यू क्या है, सेम है। तो 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगी, 1/2 m ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर इंटू e⁻² RT। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, ई टोटल का मान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको आंसर है वो प्राप्त होगा। तो ये सारा कार्य आज की क्लास में हमने किया है। निकाय की कुल माध्य ऊर्जा का व्यंजक है वो प्राप्त